है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त एक डिबेट में आप सभी हिस्सा ले रहे हैं। विषय है, कल पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में थे और उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही कि अब ये एक देश में की डिमांड है। कोर्ट भी इस बात को कह चुका है तो उसे अब लागू करना चाहिए। राजनीतिक पंडित इस बात को इस तरह से ले रहे हैं कि अब चूंकि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो अब जब चूंकि पीएम भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं, यूसीसी की बात कर चुके हैं, तो ये दोनों ही मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में भाजपा फ्रंट पर रखेगी। भाजपा इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। बहरहाल मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो यूसीसी कितना जरूरी है और चुनाव में इसकी क्या भूमिका होगी और क्या बाकी भ्रष्टाचार इस चुनाव का मुद्दा बनेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवम शुक्ला जी, जो भाजपा से हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं रवि डांगी जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता शशिकांत जी बथरिया जी। शशिकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शिवम जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और यूसीसी कोड, सबसे पहले यूसीसी कोड की बात करते हैं हम। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में यूसीसी कोड की बात या जो यूसीसी की बात है वो फ्रंट पर रहने वाली है? हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले हैं चुनाव के मद्देनजर। देखिए, सबसे समझने योग्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात से ही हमारे राजनीतिक दल के जो प्रमुख विषयों पर विचार रहे हैं वो सर्वदा से एक भांति रहे हैं। हमने इस बात को शुरुआत में निर्धारित किया था कि जब भी समय कहीं ना कहीं अनुकूल होगा, हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो हम इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, जिसके आधार पर इस देश में मत परंपराओं के आधार पर जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, उसको दूर करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल यह जब भोपाल आए तो अपने वक्तव्य में भी उस बात को रेखांकित किया है। और हमारी सरकार धीरे धीरे बहुत जल्द उस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, जब इस देश में एक व्यापक विमर्श के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। हमारी पार्टी के 3 महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था राम मंदिर का निर्माण। आप देखिए कितना भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहा है, संभवतः इस वर्ष की आखिरी में या फिर अगले वर्ष। शिवम जी, अभी अगर हम बात करें चुनाव, चूंकि नरेंद्र मोदी जी पीएम ने ये बात का जिक्र इस वक्त किया है, तब जबकि मध्य प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, आपको लगता है कि इस वक्त यूसीसी की बात करना भाजपा के पक्ष में भी हो सकता है लेकिन खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो नाराज हो सकते हैं, आदिवासी वर्ग जो है वो जो बहु विवाह में विश्वास रखता है, वहाँ प्रथाएं हैं, ये दोनों वर्ग, तो आपको लगता नहीं कि आप ये जोखिम भी हो सकता है भाजपा के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में एक बात को रेखांकित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दल से बड़ा देश है। तो जहां पर हमारे राष्ट्र हित का विषय होगा, उस चीज में हम चुनावों में उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फायदे होंगे या नुकसान, इस चीज को कोई कंसीडर ही नहीं करते। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि आज के वक्त में इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून का निर्माण किया जाए। उस दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है। और बाकी जिस प्रकार से हमने व्यापक विमर्श देखा है, पूरे राष्ट्र की भावना इसी रूप से है कि एक प्रकार का कानून पूरे देश में होना चाहिए, वर्गों के आधार पर, जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर। अच्छी बात कर रहे हैं। और आपने ये कह के और ज्यादा अच्छी बात कही है कि आपका जो है इतर, इस बात से इतर आप रखते हैं, इस बात इत्तेफाक नहीं रखते कि चुनाव होने वाले हैं, इससे फर्क पड़ता नहीं है। निश्चित रूप से जोखिम की बात तो यही से। रवि डांगी जी, भाजपा के लिए इस वक्त ये बात करना, हालांकि कांग्रेस तो यही कहेगी कि इस वक्त चुनाव को देखते हुए बात कही, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा के लिए रिस्की हो सकता है ये यूसीसी को आगे लाना? पंकज दीक्षित जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सदा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस विषय पर इस बात रखने के लिए, मुझे भी आमंत्रित किया। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी जो लोगों और मध्य प्रदेश के बीच में उन्होंने बात रखी, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के राजा हैं और देश चलाने की कमान देश की जनता ने उनको दे रखी है और पिछले 9 साल से वो चला रहे हैं, और शिवराज सिंह जी पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। फिर मुझे एक बात बताइए, अगर उन्हें जब बात वो कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो सिविल यूनिफॉर्म कोड के लिए क्या उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है जी, या लोकसभा में नहीं है या राज्यसभा में नहीं है, या राज्य के अंतर्गत वो जो आज घोषणा कर रहे हैं क्या इसके पहले उन्होंने कभी घोषणाएं नहीं करी? चाहे वो 2014 के पहले लोकसभा के चुनाव हो, उसके पहले घोषणाएं नहीं करी, या गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने क्या घोषणाएं नहीं करी? अभी उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुए 2022 में, वहां के जो भी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं क्या उन्होंने घोषणाएं नहीं करी?
जब जब चुनाव किसी राज्य में आते हैं तो ये धर्म के नाम पर जनता को बांटने का काम करते हैं और वोट बैंक को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कि दल से बढ़कर देश, अरे दल से बढ़कर अगर देश होता तो देश हित की बात करते, ना कि अहित की बात करते। हम बात करते हैं इन तीनों को, तो मैं नाम से कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को, तो आप निरंतर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता उनको घोषणा वीर कहने लगी। लगभग 27,000 19 साल के अंदर झूठी घोषणाएं करी, जिन पर काम करना उचित ही नहीं समझा, सिर्फ घोषणाएं करी। जी रवि जी, अगर रवि जी माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मसला ये है कि आपने कहा कि धर्म के नाम पर बांटने की बात की जाती है। मैंने वही सवाल मैं माफी चाह रहा हूँ, वही सवाल, चूंकि हम थोड़ा सा भटक जाएंगे, वही सवाल मैं शिवम जी से मैंने किया था कि यदि धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही है तो आप बहुत स्पष्ट तौर पर ये कि हिंदू वोटर्स जो है वो पक्ष में हो जाएंगे भाजपा के, लेकिन खतरा भी तो है, मुस्लिम वोटर्स अलग हो जाएंगे, आदिवासी भी नाराज हो जाएंगे भाजपा से, तो धर्म के नाम पर बांटने का जोखिम भी तो भाजपा उठा रही है। रवि जी। पंकज जी, बराबर आपने जो बात कही है यही बात मध्य प्रदेश की जनता समझने लगी। और दूसरी बात आपने सबसे पहली बहुत अच्छी बात कही थी, भ्रष्टाचार को हम हटाएंगे। अरे ये बताइए 19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा 19 साल में हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार कर्जदार सबसे ज्यादा 19 साल में हुई है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा 19 साल में हुई है, महिला सुरक्षाएं सबसे कम 19 साल में हुई है, किसान अत्याचार सबसे ज्यादा 19 साल में हुए, गरीबों पर अत्याचार सबसे ज्यादा 19 साल में हुए, आदिवासियों पर अत्याचार सबसे ज्यादा 19 साल में हुए, मध्यम वर्गीय हो चाहे अमीर वर्ग हो, सब पर ले देकर अगर महंगाई की मार राज्य सरकार के माध्यम से पड़ी है तो वो 19 साल में हुई है। हर वर्ग का व्यक्ति यदि परेशान शासन में सबसे ज्यादा अपने आप को दुखी और परेशान समझा है तो पिछले 19 साल में समझा है। और इन्हीं के ही नेता भ्रष्टाचार करे, इन्हीं की सरकार में भ्रष्टाचार हो, तभी तो ये आज आकर कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो भ्रष्टाचार खत्म किसका करेंगे? अरे अब मैं आपको बतला दूं, इनके ही सर्वे के अंतर्गत मध्य प्रदेश में तय हो गया है कि शिवराज जी का जाने का समय पूरा हो गया है। और एक वह सरकार जो आज से 5 साल 4 साल पहले कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने चुना था और इन्होंने खरीद फरोख्त करके जबरदस्ती सरकार चलाने का प्रयास किया है, वो जनता इनको बहुत बुरी तरीके से मार देने वाली है। और मैं आपको बतला दूं, पहले भी 11 महीने के कामों को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अब किसकी सरकार लाना है। इनके सर्वे हो या हमारे सर्वे हो, सबके अंतर्गत और आपके मीडिया के भी अगर सर्वे होंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की बन रही है। इसका एकमात्र कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 18 दिन से या 45 दिन से लगभग प्राथमिक शिक्षक भोपाल के अंदर बारिश में कीचड़ में धरने पर बैठे हैं, क्या उनकी सुनवाई हो पा रही? एक पड़ोस में जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है दीक्षित जी, वहां पर 2 साल में 3 बार भर्ती होती है, लगभग 1,40,000 प्राथमिक शिक्षकों की। और यही 13 साल के अंदर मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कितनी होती है? 17। रवि जी निश्चित आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल आप जी, बहुत गंभीर बात है। इस बात को बिल्कुल आपके मीडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की मांग जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 12 से 13 साल में मात्र 25,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती किए जाते हैं, जबकि आवश्यकता 1,25,000 शिक्षकों की है। खाली उस पर भी बात कर लेंगे रवि जी उस पर भी बात करेंगे हम। शशिकांत जी के हमारे साथ में। शशिकांत जी, आप पार्टी क्या सोचती है इस पर? यूसीसी पर जो है आप पार्टी का अपना क्या मत है? और खासतौर पर इस वक्त जब चुनाव है तो यूसीसी का इस संदर्भ में बात किया जाना क्या आपको लगता है कि चुनाव से संबंधित हो सकता है? देखिए, यूसीसी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है और ये अभी तक क्यों नहीं हुई, ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत में खोट है। मैं इसको बताता हूं कैसे। आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की पूरी टेरिटरी में वो समान नागरिक संहिता को लागू करे। इसके लिए समाज के सभी धर्मों सभी वर्गों के साथ बातचीत करके एक साझा प्रारूप तैयार किया जाए और हमारे जो गोद लेने के, वसीयत के, विवाह के, तलाक के जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग वर्गों के हिसाब से जो
कुछ ऐसे भी नियम है जिससे कि कई लोगों के साथ, कई महिलाओं के प्रति अत्याचार की उसमें से संभावना दिखती है। तो उन सब चीजों को सम्मिलित करके और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी किसके न्योते का इंतजार कर रहे थे 9 साल से? ऐसी पूर्ण बहुमत की शक्तिशाली सरकार चलाने के बावजूद भी 9 साल तक वो केवल चुनाव के समय आते हैं और ऐसा दाना फेंकते हैं। आपने उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में चुनाव से इसको थोड़ा सा पहले शशिकांत जी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे। रवि जी ने भी यही सवाल उठाया है कि आपकी सरकार है वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या खतरा हो सकता है? और इस वक्त बात करने का मतलब क्या है? मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, वोट के लिए लोगों में भेद पैदा करना चाहते हैं, विभेद पैदा करना चाहते हैं, वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं। मैं यही शशिकांत जी, यही सवाल मैंने शुभम जी से भी किया, रवि से भी किया कि जब भाजपा या पीएम नरेंद्र मोदी यूसीसी की बात करते हैं तो वो धर्म की बात, आप कहें कि धर्म की मसला है और धर्म पे वोट बांटने का काम करते हैं। हिंदू पक्ष जो हिंदू वोटर जो है उनके पक्ष में आ जाएंगे इस बात को लेकर, ठीक है, लेकिन क्या मुस्लिम जो है वोटर्स उनके खिलाफ नहीं हो जाएंगे? और एक आदिवासी जो बड़ा वर्ग है, क्योंकि उसमें भी तो बहु प्रथा का एक बड़ा प्रथा है उनके यहाँ पर, तो वो भी नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में तो वोटों का ध्रुवीकरण तो अलग मसला है, लेकिन वोट बढ़ भी तो जाएंगे भाजपा के। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के समय में समाज बहुत आधुनिक हो चुका है और समान नागरिक संहिता के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, अगर उसका जो उद्देश्य है उसका अगर आप उसको समझेंगे तो किसी भी प्रकार का धार्मिक ध्रुवीकरण होने की संभावना उसमें नहीं है, लोगों के नाराज होने की संभावना उसके कारण नहीं होती है। लेकिन ऐसा भ्रम फैलाने के कारण जरूर संभावना होती है कि मुसलमान इसके विरोध में खड़े होंगे और मुसलमानों के हकों पे डाका डल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक एक निश्चित कानून के दायरे में अपना काम करेगा और इससे किसी भी प्रकार से किसी का भी अहित होने की संभावना कतई नहीं होती है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए थी और अभी तक क्यों नहीं हुई। हमको तो यही आश्चर्य की बात है कि इसको केवल चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जाता है। जब बहुमत की सरकारें होती है तो इसको पूरे भारत में क्यों नहीं लागू किया जाता? जी चलिए, अच्छी बात है। भ्रष्टाचार वाला मुद्दा, जी 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 संक्षिप्त में जी बताइए। दूसरा मैं आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही, तो मोदी जी जब ये बात कह रहे थे तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि हो सकता है शायद येदियुरप्पा जी, हो सकता है कि व्यापम घोटाले के शिवराज जी, या हो सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा वाटर स्कैम वाले बंद कमरा करके हंसते होंगे मोदी जी की इस बात पे कि दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में अपने बगल में खड़े करने के बाद मोदी जी ऐसी बात कहते हैं, उनको नींद कैसे आती है? ये इसका लेकिन उत्तर मुझे मिला जब भाजपा के लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे जागते हैं, तो वो इसीलिए जागते हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आती। इतनी झूठी बातें कहने के बाद किसी भले आदमी को कैसे नींद आती होगी, मुझे तो ये आश्चर्य होता है। तो इस विषय पे मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए शिवम जी, जो भ्रष्टाचार की बात कही है मुख्य पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, वो तो इस बात पर कही है कि पूरे देश की जब पटना में जो मीटिंग हुई है, सभी पार्टियों ने मीटिंग की है और उन्होंने कहा है साहब की इन सबको डर है कि जो सब भ्रष्टाचार उन्होंने किया होगा और इनकी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ पहुंचेगा सरकार का इनके ऊपर। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों को जो है डर के कारण जो इकट्ठा हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उस मुद्दे पर कहा गया या मध्य प्रदेश के संदर्भ में भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कही है पीएम मोदी ने? देखिए, सबसे समझने योग्य बात है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कई पहलुओं को छुआ है। उन्होंने केंद्र की सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को गिनाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियत और किस मानसिकता के अनुरूप वह काम करते हैं उसको भी रेखांकित किया। साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों एवं भारतीय जनता पार्टी के में जो मूलभूत डिफरेंसेस हैं उनको भी रेखांकित किया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि यह तमाम दल जो वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न आस्थाओं को रखने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिरोध स्वरूप अगर आज एक हो रहे हैं, तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उससे स्वयं को संरक्षित करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए उन सब ने एक विपक्षी एकजुटता बनाने का प्रयास किया है। ये चीज सब वैचारिक रूप से विपरीत ध्रुवों पर खड़े राजनीतिक दल भी आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं साथ आ रहे हैं, जो चीज स्पष्ट करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से पूरे देश के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं वह लगातार घबराए हुए हैं और लगातार आप देखिए वो आपस में मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई संबंध है क्या इस बयान का?
पिछले 18-20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से विकास की एक नई गाथा को लिखा है। हमारा प्रदेश 2003 तक एक बीमारू प्रदेश हुआ करता था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक प्रयासों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विकास मुखी सरकार ने आज ला करके जो इस देश और इस प्रदेश के सबसे अग्रणी राज्य हैं उसमें ला करके खड़ा किया है। और उसका फायदा आप देखिए, IMF, मॉर्गन स्टैनली जैसी जो संस्थाएं हैं वो इस बात को लगातार तस्दीक कर रही हैं कि मध्य प्रदेश और देश में पिछले 8-9 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों में एक विकास हुआ है। और इस चीज को प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं। दूसरा, मेरे मित्र भी जो कांग्रेस से जुड़े हैं वह राजस्थान के विषय को उठा रहे थे। राजस्थान के विषय पर बोलना भी अपने आप में हास्यास्पद लगता है, जहाँ इनकी अपनी पार्टी विषयांतर हो जाएगा शुभम जी, समय चूंकि कम है। रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, यदि इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो क्या होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 4 महीने बाद। मध्य प्रदेश के अंदर अगर भ्रष्टाचार पे बात उठे, और मैं बोलता हूँ ईमानदारी से अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ अगर कार्रवाई करके बता सके 19 साल की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार जो हुए हैं, जो अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने बात बताई, बंद कमरे में हंस रहे होंगे, वो हकीकत बात है, बंद कमरे में हंस रहे होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े मतलब व्यापम घोटाले से लेकर ई टेंडरिंग घोटाले, मतलब जो ऑल इंडिया लेवल नहीं, ऑल वर्ल्ड लेवल पे जिन भ्रष्टाचारों को रखा गया है, पल पटल पे देखा गया कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश एक राज्य में हुए हैं जो दूसरे देशों में देखे। इतने बड़े बड़े अगर भ्रष्टाचार हुए तो मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नाक के अंदर, शिवराज जी के सानिध्य में हुए हैं, उन पर कार्रवाई अगर करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से स्वागत है। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी की बात को अगर करके बताएं तो मानेंगे कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री अच्छी बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात कर रहे हैं आप बहुत। जी अच्छी बात। शशिकांत जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो इस चुनाव में इस दरमियान क्या होने वाला है, क्या हो सकता है यदि इस मुद्दा भाजपा ने उठाया तो? भ्रष्टाचार का जो प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार का विषय उठाया है, वो निश्चित तौर पे वो समझ चुके हैं कि शिवराज सिंह सरकार की छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है मध्य प्रदेश में। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आए, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म का पैसा खा गए हो, चाहे वो मिड डे मील के घोटाले हो, और इसके साथ साथ इंसानों को तो छोड़िए, उन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक निर्माण में ही 800 करोड़ का घोटाला कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए इंदौर से उज्जैन तक पैदल यात्रा निकाल करके आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के गाँव तक शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी ने पहुंचा दिया है, पूरे प्रदेश स्तर पर पहुंचा दिया है। और इस बार शिवराज सरकार की बहुत बुरी तरह से हार होगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा उनको ले डूबेगा। चलिए शिवम जी, बहुत संक्षेप में, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उन्हें ले डूबेगा, ये बयान भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी है और आप पार्टी से भी है। आप क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा यदि आपने उठाया तो क्या होना है? देखिए, वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सदैव एक दूसरे का विरोध करते थे। आज हमारी सरकार जब इन दोनों ही दलों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई कर रही है तो लगातार यह लोग गठबंधन बनाने तक की स्थिति में। आज UCC पर इनका स्टैंड कहीं ना कहीं अलग अलग है। इनका अन्य भी जो महत्वपूर्ण विषय है एक दूसरे के विपरीत नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि पार्टी जो विवश हुए हैं, तो यह तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलिए, चूंकि समय कम है शुभम जी, रवि जी, चूंकि बहुत समय कम है, माफी चाहूंगा मैं आपसे। आपसे बातचीत हुई और इस विषय पर बातचीत हुई। मुद्दा ये है कि यदि भ्रष्टाचार और UCC का मुद्दा उठा इस दरमियान तो आप, चूंकि आपका मत स्पष्ट है, आपका भी स्पष्ट है और आप पार्टी का भी स्पष्ट है, लेकिन आम जनता इस पर अपना क्या मत देती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सावधानी।